एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सीटेट के लिए प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। सीटेट जुलाई 2023। अब ये तो खैर अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा, आप सबको पता चल गया होगा। एग्ज़ाम आपका 20 अगस्त को होगा, ठीक है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैंने लिया है आपके लिए सीडीपी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसका नाम दिया मॉक टेस्ट 1। इसमें बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। एक वीडियो में हम लोग 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग क्वेश्चन को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि जो भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा ना, जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड समझना होगा या उससे जुड़ी हुई आसपास की चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम लोग समझ करके एक एक क्वेश्चन को करने वाले हैं, ताकि आप ये सारे क्वेश्चन कर लो। मैं जो भी कराने वाला हूँ सिर्फ सीडीपी नहीं, हम लोग सारे सब्जेक्ट को करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे शुरू होगा। तो हम लोग जो भी सब्जेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ों को आप अगर करके जाएंगे ना, आप इजीली सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे। इस बात का अंदाज़ा आप 2-3 दिन जब पढ़ेंगे, वीडियो को देखना शुरू करेंगे, तो आपको ये बात समझ आएगी। आप इजीली बहुत अच्छे से सीटेट क्वालिफाई कर लोगे। क्योंकि मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि सीटेट आपको अगर करना है ना, तो पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन पर पकड़ बनाना आपको ज़रूरी है, क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चन उठाए हैं, वो क्वेश्चन आपको 2022 दिसंबर वाला जो पेपर हुआ था, ऑनलाइन पेपर, उससे मैंने उठाए हैं। और वहाँ पे आप सबको पता है कि वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, आपके समझ पे बेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। मतलब पहले की तरह नहीं था कि आप याद कर लोगे तो हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपका एक अच्छा समझ है, आपने पढ़ा है तो आप कर पाओगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लिया है, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र लिया है। और भी हम लोग अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीज़ों को लेने की कोशिश करेंगे, और एक सीरीज़ इसी तरह से चलता रहेगा, ताकि आपको ईजिली सब कुछ कर पाओ, आपको हेल्प मिल सके। और दूसरी बात मैं बता दूं कि क्वेश्चन हमारे बायलिंगुअल रहेंगे, जैसे कि इंग्लिश है, फिर इसके बाद हिंदी है, फिर इंग्लिश में ऑप्शंस भी हैं, हिंदी में भी है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ताकि कोई भी हिंदी वाला हो तो वो भी समझ ले ईजिली, इंग्लिश वाले जो भी हैं आप लोग ईजिली समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाइल एट टाइम्स डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इंटरसेक्ट इन एक्सप्लेनिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज, येट which of the following domain of the development explicitly discuss the intellectual abilities such as problem solving, critical thinking and logical reasoning। देखिए, आपको पूरे क्वेश्चन देख करके बहकना नहीं है, परेशान नहीं होना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमसे बेसिकली ये मांग रहा है कि कौन से डोमेन है जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को शो करता है, यानी कि जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग इंसान को आती है, क्रिटिकल थिंकिंग इंसान के अंदर आती है, और लॉजिकल रीजनिंग आती है। यही आप अगर हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में आप सारी चीज़ें मत देखें, आप सिर्फ यहाँ देखा कि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं को, जैसे कि समस्या समाधान, ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किक स्पष्टता है, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देता है, तार्किक चिंतन पे चर्चा करता है। तो इसमें ऑब्वियसली हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास डी है ऑप्शन, ये हो जाएगा। ये कैसे होगा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आप अगर फिजिकल की बात करें तो यहाँ पे कोई तार्किक चिंतन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगा। यहाँ फिजिकल डोमेन की बात करें, बेसिकली फिजिक, हमारी बॉडी कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी बात कर रहे हैं। मोटर स्किल्स की अगर हम लोग बात करें तो मोटर में क्या होता है, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर स्किल। हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे ना, मैं थ्योरी भी आपको पढ़ाऊंगा, तो वहाँ ये सब चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगा। सोशल, यानी कि सोशल, सामाजिकता, मतलब सोशल, आप सोशली किस तरह से मिंगल कर रहे हैं, लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, वो चीज़ होगा। तो कॉग्निटिव वाली जो चीज़ें होती है ना, ये दिमाग से रिलेटेड चीज़ें होती है, कॉग्निशन से रिलेटेड चीज़ें होती है, जिसको हम लोग संज्ञानात्मक कहते हैं हिंदी में। तो इसका आंसर हमारा कॉग्निटिव हो जाएगा, नहीं संज्ञानात्मक आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, यानी कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। इस चीज़ के लिए देखिए क्या है, डेवलपमेंट दो तरह से बेसिकली प्रोसीड करता है, दो तरह से बढ़ता है। एक तो सर से लेकर के पैर की तरफ बढ़ता है, ठीक है, जिसको हम लोग हेड टू टो कह देते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, सेंटर से पेरीफेरी की ओर बढ़ता है, यानी सेंटर से पेरीफेरी की ओर। अगर हमारी ये बॉडी है तो ये सेंटर से लेकर के पेरीफेरी की ओर, मतलब कि सेंटर से फिर ये हाथ में, पैर में, फिर उंगलियों में जाएगा, मतलब सेंटर से पेरीफेरी की ओर जाएगा, ठीक है। तो दो तरह से हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो जाता है, विकास दो तरह से बढ़ता है। एक तो सर से लेकर पैर की तरफ जाता है, हेड टू टो की तरफ जाता है। दूसरा सेंटर से पेरीफेरी की ओर जाता है, मतलब यहाँ पर उल्टा लिखा है इन्होंने, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की तरफ जाता है, ऐसा नहीं कि बाहर से केंद्र की तरफ। तो हमारा यही हो जाएगा हेड टू टो। और इस हेड टू टो को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट जब हेड टू टो होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल, ठीक है, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी हेड टू टो जब जाता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन अगर देखें, दूसरा ऑप्शन गलत कैसे, ये भी देखना जरूरी है। ये तो सही है, गलत कैसे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल है। तो डेवलपमेंट हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता है, न कि
कॉम्प्लेक्स से सिंपल। दूसरा इसी तरह से हमारा है कि भाई यहाँ पे लिखा है एक्सट्रीमिटीज़ से सेंटर से, यानी कि बाहर से केंद्र की तरफ। ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है, सेंटर से एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ होता है, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, ठीक है। इसी तरह से आप ये वाला देखेंगे ना, स्पेसिफिक से जनरल, ऐसा नहीं होता है, जनरल से स्पेसिफिक होता है, उल्टा होता है। तो ये सारे ऑप्शन उल्टा दिए हुए हैं, इसलिए ए सही है, ठीक है। ये बात आपको होपफुली समझ आ गई। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड डैश इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन एंड डैश इज द सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए सबसे पहले हम लोग एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन समझते हैं कि डिफरेंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे बच्चा है या आप है, इंसान है, ठीक है। इसके बाद बच्चा के साथ साथ यहाँ पे कौन से फैमिली है इसकी अपनी, ठीक है। उसके पेयर ग्रुप है, पेयर ग्रुप आप समझते हो जो दोस्त यार होते हैं, बच्चे जिसके साथ ज़्यादातर टाइम बिताता है उसको हम लोग पेयर ग्रुप कहते हैं। ये स्कूल है, आपको पता है स्कूल जहाँ पे बच्चा सीखता है जाता है। मास मीडिया है, मास मीडिया में सारी चीज़ें आ गई। मास मीडिया में आप चाहे तो वर्चुअल, डिजिटल या फिर आप कह लें अगर कि जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। मास मीडिया में इवन कि आजकल यूट्यूब आप ले सकते हैं, टेलीविज़न, टीवी जो है ही है, ठीक है। वर्क प्लेस है, वर्क है जहाँ पे इंसान जो भी उसका वर्क प्लेस होता है, या फिर रिलीजन, ये सारे होते हैं हमारे एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। लेकिन हमारा क्या होता है ना, इसमें हम लोग बांट देते हैं प्राइमरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो हमारी जो फैमिली होती है ना, ये प्राइमरी होती है, ठीक है। फैमिली आपकी प्राइमरी हो जाती है। पेयर ग्रुप को भी आप ले सकते हैं प्राइमरी में, और इमीडिएट जो इन्वायरमेंट होता है ना, जहाँ बच्चा आसपास रहता है, जहाँ चीज़ें वो करता है, उसको भी हम लोग प्राइमरी में ले सकते हैं। इसके अलावा स्कूल हो गया, मास मीडिया हो गया, वर्क प्लेस हो गया, ये सब हमारे सेकेंडरी सोशलाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो फैमिली आपको याद रखना है, फैमिली हमेशा हमारा प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद स्कूल हमारा जनरली सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, हम इसको मान के चलते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कह रहे कि अर्ली चाइल्डहुड के दौरान जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन होता है, यानी कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक और समाजीकरण का द्वितीय कारक। तो ऑब्वियसली मैंने बताया कि प्राथमिक कारक जो होगा ना, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होगा, ये आपकी फैमिली हो जाएगी, और सेकेंडरी स्कूल, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें प्राइमरी मास मीडिया नहीं, मैंने अभी बताया मास मीडिया सेकेंडरी है, फैमिली प्राइमरी है, और हमें तो पहले प्राइमरी चाहिए। स्कूल सेकेंडरी है, फैमिली प्राइमरी है, फैमिली प्राइमरी है, स्कूल सेकेंडरी है, तो हो गया भाई प्रिंट मीडिया, मास मीडिया, ये पूरा सेकेंडरी है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, फैमिली एंड स्कूल। होपफुली कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अब हम लोग आंसर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि एज पर जीन पियाजेस थ्योरी इफ द स्कीमा डज नॉट प्रोड्यूस अ सेटिस्फाइंग रिजल्ट देन टेक्स प्लेस। हिंदी में हम लोग देखते हैं कह रहे हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्या उत्पन्न होता है। ऑब्वियसली बात है, देखिए हम लोग जीन पियाजे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सारी थ्योरीज हम अलग से करने वाले हैं। नोम चोम्स्की हो या जीन पियाजे हो, वाइगॉट्स की हो, या फिर ब्रूनर की थ्योरी की बात कर लें हम, ये हम लोग सारी हाइंस डिलेमा करेंगे, हम लोग हावर्ड गार्डनर की थ्योरी करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग अलग से भी करने वाले हैं। मैं आपको थ्योरी की क्लास जब लूँगा तो बता दूँगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं, अगर हम लोग स्टेजेस की बात करें ना यहाँ पे, तो स्टेजेस में हमारे SPCF हो जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये हमारे स्टेजेस होते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहे कि जीन पियाजे के थ्योरी के हिसाब से कह रहे कि एक स्कीमा जो है ना, स्कीमा अगर आपको सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उस केस में क्या होगा। देखिए स्कीमा के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं, SCHEMA, ठीक है। स्कीमा का मतलब होता है मेंटल स्ट्रक्चर्स। ये समझिए कि हमारा जो पूरा दिमाग है ना, हमारा जो पूरा मेंटल जो हमारा स्टेटस है, उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, छोटे छोटे रूम की तरह बना हुआ है। अगर ये इस तरह से दिमाग है तो इसमें छोटे छोटे रूम की तरह बना हुआ है, इसमें हमारे इन्फॉर्मेशंस आते हैं, इसी को हम लोग स्कीमा कहते हैं। तो कह रहे हैं कि आप स्कीमा में अगर हमारे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अगर सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उस केस में क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा, ऑब्वियसली बात है, असंतुलन होगा, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन होता है, बैलेंस होता है, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए अगर एक बच्चा एक डॉग को देखता है कि ये भाई पूंछ वाला है, इसमें अगर टेल है, पूंछ है, तो ये डॉग है, तो अब वो बच्चा अगर देखेगा, अगर कोई और चीज़, अगर एक गाय को देखेगा, काऊ को देखेगा, तो बच्चा क्या बोलेगा कि ये भी डॉग है, चूँकि इसके पास पूछे, ये बड़ा सा डॉग है, तो हम बोलेंगे बेटा ये डॉग नहीं, ये काऊ है। तो बच्चा वहाँ क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम हुआ, डिसबैलेंस हो गया, मतलब वो चीज़ जो चीज़ सीखा है उसको नया दोबारा से अकोमोडेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। या फिर हम लोग ये देखें कि एक चिड़िया उड़ रही है, हमने बताया कि बेटा ये उड़ रही है, चिड़िया है। अब वो बच्चा अगर हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखेगा तो बच्चा क्या कहेगा,
कि ये ना जो उड़ रही है ना ये चिड़िया है, तो हम बताएंगे बेटा ये चिड़िया नहीं, ये हेलीकॉप्टर है, इसके बीच में ये डिफरेंस है, ठीक है, ये लिविंग है नॉन लिविंग है, जो भी उस एज के हिसाब से बच्चे को जो भी बता पाओगे। तो यहाँ पे बच्चे का डिसइक्विलिब्रियम होता है, फिर वो बच्चा दोबारा से कॉन्सेप्ट को अकोमोडेट करता है। तो जब भी सेटिस्फाइंग रिजल्ट जब भी नहीं देगा ना, संतुष्टजनक अगर परिणाम नहीं देगा, तो वहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा। होपफुली कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस। जीन पियाजे की थ्योरी अभी मैंने बताया 4 स्टेजेस बेसिकली होती है, SPCF, ठीक है, सम पीपल कान फोकस, या फिर कैसे भी आप याद रख सकते हो इसको, SPCF। SP मतलब S से सेंसरी, P से प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। तो देखिए जो हमारे पास सबसे पहला स्टेज जो होता है ना, सेंसरी मोटर स्टेज, यहाँ पे लिखा सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब देखते हैं, हिंदी में भी एक बार रीड कर लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु अस्थायिकता समझना आरंभ करता है, यानी कि वस्तु की अस्थायिकता यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस समझना शुरू करता है। यानी बच्चे के सामने आपने एक बॉल रखा और फिर वो बॉल आप छुपा लिए, बोले कि भाई खो गया, तो बच्चा यहाँ पे समझना शुरू कर देता है कि बॉल अगर मेरे सामने नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका अस्थायित्व नहीं है, ये अभी भी है लेकिन बस मेरे सामने नहीं है, इसको छुपा लिया गया है। बच्चा ये चीज़ समझता है, और ये कब होता है, 0 से 2 ईयर्स के बीच में। यानी कि सेंसरी मोटर का जो स्टेज होता है ना, ये वाला स्टेज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये होता है आपका 0 से 2 ईयर्स तक होता है। दूसरा प्री ऑपरेशनल देखें तो 2 से 7 तक होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 ईयर मान सकते हैं। और लास्ट वाला जो आपका होता है ना फॉर्मल, इसको 11 से आप 13 से 19 तक कह सकते हो, 11 से 18 तक भी कह सकते हो। होपफुली ये क्लियर हो गया आपका, इसका आंसर हो गया सेंसरी मोटर स्टेज, जहाँ पे बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लगता है, ठीक है ना, यानी कि वस्तु के अस्थायित्व आने लगता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि व्हेन रहमान वाज प्रेजेंटेड विद हाइंस डिलेमा, ही रिस्पॉन्डेड दैट हाइंस शुड नॉट steal the money because stealing is a crime and doing so will cause disturbance in the society. At which stage of moral reasoning is रहमान एट परसेंट। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ आ रही होगी, नहीं पढ़ा तो हम लोग थ्योरी में कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ है कि हाइंस डिलेमा, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले मैं ये देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी पढ़ने के बजाय, कि रहमान एक बच्चा है जिसको अगर हाइंस डिलेमा बताया जाता है तो वो क्या कहता है कि भाई उसको ना हाइंस को पैसे को चुराना नहीं था, ये गलत बात है, ये एक तरह का डिस्टर्बेंस पैदा करता है सोसाइटी में, समाज में एक तरह का डिस्टर्बेंस पैदा करता है, ठीक है ना, अव्यवस्था पैदा करता है समाज में, तो उसको पैसे चुराने नहीं थे। सबसे पहले मैं आपको बताया तो हाइंस डिलेमा था क्या। हाइंस डिलेमा बेसिकली, हाइंस एक आदमी है, इसकी वाइफ बहुत बीमार हो जाती है। शॉर्ट में बताता हूँ आपको मैं, ये थ्योरी जब पढ़ाऊंगा तो और आपको क्लियर होगा। इसकी वाइफ बहुत बीमार थी, तो इनको डॉक्टर ने कहा कि एक ड्रग है जो आप अपनी वाइफ को देंगे, एक दवाई देंगे तो आपकी वाइफ ठीक हो जाएगी, अदरवाइज आप अपनी वाइफ को खो देंगे। अब ये ड्रग जो साइंटिस्ट ने बनाया था ना, जिन लोगों ने बनाया था, उन्होंने कहा कि हम इससे आपसे बहुत पैसे लेंगे, चूँकि हमने कई साल इसमें बर्बाद किया है। तो हाइंस के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, 2 रास्ते उसके पास बचते हैं, या तो वो उस मेडिसिन को चुरा लेता है या फिर उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे। इतने पैसे हैं नहीं तो वो छुड़ाने की कोशिश करेगा। तो इसके बेस पे कई स्टेजेस बनाए गए हैं कि किस स्टेज में बच्चा किस तरह सोच पाएगा। यानी कि कोई बच्चा सोचेगा हाँ उसको चुरा लेना था क्योंकि उसकी बीवी की जान जा रही थी, कोई कहेगा नहीं चुराना चाहिए था, ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है, कोई कहेगा कुछ कोई कुछ। तो इसके हिसाब से बनाया गया कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन स्टेज है। यहाँ पे देखिए बच्चा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट के में क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है बच्चा, इसलिए काम करता है कि उसको ना पनिशमेंट नहीं मिले, कोई पनिश ना करे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, इसमें क्या करता है बच्चा, टिट फॉर टैट वाला काम चलता है कि मैंने तुझे ये दिया तो तू भी मुझे ये दे दे, ठीक है ना, मतलब कि किसी को कोई इसलिए हेल्प करता है कि ताकि उसको भी उसके बदले में मिले। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, इसमें क्या होता है ताकि हम अच्छा बच्चा कहना, कह रहे मेरा प्यारा बच्चा, इसलिए बच्चा काम करता है। और हमारा जो 4th वाला स्टेज है यहाँ पे क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। यहाँ पे लोग लॉ एंड ऑर्डर को मानता है, रूल रेगुलेशन को मानता है, कानून और व्यवस्था को मानने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बच्चा कह रहा है कि भाई उसको दवाई नहीं चुरानी थी या पैसे नहीं चुराने थे, क्यों नहीं चुराने थे, क्योंकि यहाँ पे ना समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाता है, डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है सोसाइटी में। तो यहाँ बेसिकली बच्चा लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है ना, कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है इसलिए उसको चुराने नहीं थे। बाकी हाइंस डिलेमा मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, अभी एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे, सारे वीडियोज़ पे सारे टॉपिक पे हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है।
अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द लेव वाइगोस्की आइडिया, यानी कि कह रहे हैं कि लेव वाइगोस्की के विचार के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए लेव वाइगोस्की की हम लोग जब भी बात करते हैं, मैंने बताया आपको, वो पढ़ाऊँगा मैं, तो 3 चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे। SLC, सोसाइटी, लैंग्वेज एंड कल्चर। सोसाइटी मतलब समाज की बात कर रहा है, ये भाषा की बात कर रहा है और कल्चर की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये 3 बातें लेव वाइगोस्की कर रहा है बेसिकली, कि बच्चा सोसाइटी में रह करके भाषा सीखता है और भाषा के हेल्प से भी और चीज़ें सीखता है, लैंग्वेज की हेल्प से, और कल्चर में रह के अपनी चीज़ें सीखता है, ठीक है। तो ये बात लेव वाइगोस्की बेसिकली कहता है। तो इसके हिसाब से हम क्या कहेंगे, सोशल आइसोलेशन कंट्रीब्यूट्स टू लर्निंग, यानी कि समाज में पृथककरण, समाज में बच्चों को अगर अलग कर दोगे तो क्या लर्निंग में कॉन्ट्रीब्यूट होगा। आप खुद सोचो, बच्चे को अगर समाज में अलग थलग कर दो, क्या बच्चा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, चिल्ड्रन लर्न्स बेस्ट विदाउट सपोर्ट ऑफ अदर्स, ये भी नहीं है। बच्चा बिना किसी सपोर्ट के नहीं सीखता ना, टीचर की ज़रूरत होती है, अपने दोस्त यार की ज़रूरत होती है, माँ बाप की, तब बच्चा सीख पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा गलत है, फर्स्ट भी गलत है। क्यूज एंड हिंट्स इम्पेयर द पेस ऑफ लर्निंग, कह रहे कि संकेत और मदद जो है ना अधिगम की गति को अवरोध करता है, नहीं रोक देता है। आप जब बच्चे को हिंट देते हो, आप क्लू देते हो उसको, तो आप क्या करते हो, उसकी गति को रोक देते हो सीखने की। ये भी गलत बात है भाई, ऐसा थोड़ी है। अब तो जब कोई क्लू देते हैं तो बच्चा और ज़्यादा सीखता है। अगला कह रहे कि कल्चरल टूल कंट्रीब्यूट्स टू द लर्निंग प्रोसेस, यानी कह रहे कि सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देता है। तो ये बिल्कुल सही है। अब बात आती है कि कल्चरल टूल क्या है। देखिए बच्चा जो भी वोकेबलरी सीखता है, जो भी वर्ड सीखता है, कुर्सी, टेबल, जूता, मेज़, फ़ैन, ठीक है, जो भी मोबाइल, ये जो भी वर्ड बच्चा सीखता है ना, इसको हम लोग कहते हैं कल्चरल टूल्स। यानी जो भी एक वर्ड सीखता है, जो भी वोकेबलरी सीखता है, एक एक लफ्ज़ जो सीखता है ना, इसको हम लोग कल्चरल टूल कहते हैं। तो भाई यही तो सीखना हुआ। बच्चा आज फ़ैन सीखा, कल सीखा, अच्छा इसे जूता कहते हैं, इसे कुकर कहते हैं, ठीक है, इसे डोर कहते हैं, इसे विंडो कहते हैं, इसे फ़ैन कहते हैं। तो इस तरह से बच्चा धीरे धीरे सीखता जाता है। तो कल्चरल जो टूल है ना, ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है बच्चे को सीखने में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि इन अकॉर्डेंस विद द लेव वाइगोट्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग प्रोमोट्स लर्निंग, कह रहे कि लेव वाइगोट्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है, यानी कि लर्निंग को जो प्रमोट करने के लिए, लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी विधि, कौन सा मेथड सही हो सकता है। एक तो पैसिव इमिटेशन होता है। पैसिव इमिटेशन मतलब क्या, बच्चा खुद करके नहीं सीख रहा, आप कुछ कह रहे हो, बच्चा सुना, उसको याद कर लिया, ठीक है, ये पैसिव इमिटेशन होता है। मतलब बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा है, आप करो टीचर होके, ठीक है, बच्चा बस बैठा हुआ है, जो आपने कहा वो मान लिया इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। एक होता है कोऑपरेटिव लर्निंग, मतलब बच्चा एक दूसरे को भी बता रहा है, एक दूसरे की मदद भी कर रहा है और खुद सीख रहा है, एक दूसरे की मदद से सीख रहा है। एक होता है कि एक्सपोजिटरी लर्निंग, व्याख्यात्मक, जहाँ पे आप लेक्चर मेथड दे रहे हो, आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो, व्याख्या कर रहे हो। तीसरा क्या, स्टिमुलस रिस्पॉन्ड एंड कंडीशनिंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्ड कंडीशनिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग स्किनर पावलोव को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, कोऑपरेटिव लर्निंग से सीखता है, जो कि वाइगोट्स्की की बात है। मैंने वाइगोट्स्की में बताया था आपको, SCL याद रखना है, सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। तो बच्चा कोऑपरेट करेगा एक दूसरे को, एक दूसरे के लैंग्वेज से सीखेगा। कल्चर दूसरे को मतलब अगर सपोर्ट कर रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है कुछ, तो कोऑपरेट कर रहा है ना, ठीक है, और फिर एक कल्चर में रह के सीखता है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग यहाँ हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एडवोकेट्स, कह रहे हैं कि बाल केंद्रित जो शिक्षा होता है ना, वो किसकी अनुशंसा करता है। बाल केंद्रित मतलब हम लोग बच्चे को ध्यान में रखते हैं, चाइल्ड को ध्यान में रखते हैं, स्टूडेंट को ध्यान में रखते हैं, उसके हित में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो किसको एडवोकेट करता है, किसकी अनुशंसा करता है, स्टैंडर्डाइज करिकुलम, यानी कि मानकीकृत पाठ्यचर्या। तो भाई मानकीकृत पाठ्यचर्या तो होगा नहीं, स्टैंडर्डाइज करिकुलम क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर बच्चे को, किसी बच्चे के अंदर IQ कम है, किसी का ज़्यादा है, कोई कौन सा बैकग्राउंड से है, सबको एक तरह से पढ़ा रहे हो, एक डंडी से सबको हाँक रहे हो, तो ये तो होगा नहीं। लचीलापन होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए। यूज़ ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये भी गलत होता है। एजुकेशन सिस्टम में आप रिवार्ड और पनिशमेंट का इस्तेमाल जब करते हो ना, तो ये गलत होता है। यानी कि बच्चा अच्छा किया तो उसको रिवार्ड दो, गलत किया तो उसको पनिशमेंट दे दो। तो इस तरह से डर से नहीं सीखता है कोई, ठीक है। कंसिडरेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये एक सही पॉइंट लग रहा है। अगला पढ़ते हैं, इनकलकेटिंग इंटाइटी बिलीफ ऑफ एबिलिटी, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, कंसिडरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चे का आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को कैसे बढ़ावा देंगे, जब बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ पाएंगे आप। यानी कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, हर बच्चा डिफरेंट है, इसको आपको समझना एज ए टीचर बहुत ज़रूरी है। अलग अलग बच्चे का पेस ऑफ लर्निंग अलग होता है, अलग अलग इन्वायरमेंट से आया हुआ होता है, उसके घर के कंडीशन कैसा है, उसका मेंटल एबिलिटी कैसा है, उसके हिसाब से आपको बच्चों को पढ़ाना, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ इंडिविजुअल डिफरेंस बिटवीन द ईच एंड एवरी चाइल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं कि एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस
देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, हावर्ड गार्डनर ने टोटल जो इंटेलिजेंस की थ्योरीज दिया था 9 दिए थे, यानी कि 9 तरह के इंटेलिजेंस एक इंसान के पास पाया जाता है, ठीक है। हावर्ड गार्डनर ने कहा था, जो कि हमारा विजुअल हो जाता है, फिर लिंग्विस्टिक हो जाता है, फिर स्पेशल हो जाता है, ठीक है ना, फिर बॉडीली काइनेस्थेटिक हो जाता है, फिर इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल, ठीक है, नेचुरलिस्टिक हो जाता है, और एग्जिस्टेंशियल। तो अलग अलग तरह के हावर्ड गार्डनर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कैसा है, यानी कि लेवल्स आर सेम अमंग द ऑल द चिल्ड्रेन। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मतलब कि बुद्धि का जो लेवल होगा सब बच्चे में सेम होगा, कोई बच्चा ज़्यादा तेज़ होता है, कोई थोड़ा सा वीक होता है, अलग अलग कल्चर के हिसाब से। तो ये तो भाई गलत है, चूँकि ये सही नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है कि इंटेलिजेंस जो है ना, इंटेलिजेंस एक जनरल एबिलिटी है विच हैज़ नो बायोलॉजिकल बेस। ऐसा भी नहीं है, बायोलॉजिकल बेस नहीं है, जनरल एबिलिटी है। होता है ना भाई, कोई बच्चा अपने पेरेंट की वजह से, अगर उसका पेरेंट बहुत शार्प, अगर वो बैकग्राउंड से है तो बच्चा भी बहुत शार्प है, तो बायोलॉजिकल इंटरफेरेंस तो होता ही होता है। तीसरा क्या कह रहा है कि इंटेलिजेंस जो है ना फिक्स है फ्रॉम बर्थ एंड डज नॉट गेट इम्पेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कह रहा है कि समाज के जो फैक्टर्स हैं ना, परिवेश में जो उसके आसपास में जो फैक्टर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेवलपमेंट एक फिक्स है। तो ऐसा भी नहीं है। कोई बच्चा, ऐसा करो, एक 5 साल का बच्चा है, या 5 साल मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1 साल का बच्चा है, इसको आप जंगल में फेंक दो, 20 साल बाद उठा के लाओ उसको, जहाँ पे कोई इंसान नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या वो लैंग्वेज बोल पाएगा? क्या उसका जो मेंटल एबिलिटी होगा सेम वही होगा जो बच्चा स्कूल जा रहा है, एक समाज में रह रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, फिक्स नहीं होता है, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। कोई अच्छी जगह है, शहर में है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा एक्टिव हो ज़्यादा, कोई गाँव में है फिर भी एक्टिव है, कोई गाँव में ऐसी जगह है कि जहाँ पे कुछ नहीं है, एकदम कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़राब है, स्कूलिंग सिस्टम अच्छी नहीं है, ठीक है ना, आसपास के लोग उसको अच्छे नहीं मिल रहे, तो वहाँ पे हो सकता है कि बच्चे की मेंटल एबिलिटी थोड़ी कम होगी, इंटेलिजेंस कम होगी। अगला क्या कह रहा है, डी हमारा है कि इज़ ऑफ मेनी काइंड। हाँ सही बात है, मैंने अभी बताया टोटल 9 टाइप के होते हैं। एंड इंडिविजुअल पोजेसेस डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस। अलग अलग लेवल का अलग अलग इंटेलिजेंस होता है। किसी के अंदर हो सकता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस अच्छा होगा, किसी का म्यूजिकल अच्छा होगा, किसी का इंटरपर्सनल अच्छा होगा, यानी दूसरे को कोई ज़्यादा समझ पाएगा, कोई खुद को ज़्यादा समझ पाएगा, इंट्रापर्सनल होगा। तो इस तरह के होंगे, डिफरेंट तरह के इंटेलिजेंस होते हैं, और एक एक तरह का जो लेवल होगा ना इंसान के अंदर डिफरेंट होगा। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यहाँ पे असर्शन एंड रीज़न है। देखिए असर्शन में क्या होता है, एक आपको दिया गया है एक स्टेटमेंट, वहाँ पे आपको देखना था क्या है सही है गलत है। फिर आप जब रीज़न में देखते हैं ना, यानी कि हम लोग इसको क्या बोलेंगे, असर्शन रीज़न को अभिकथन कहते हैं, हम लोग इसको तर्क कहते हैं। तो आप इसको देखेंगे, इसका तर्क इसको सपोर्ट कर रहा है नहीं, ये तर्क इसको सपोर्ट कर रहा है नहीं, ये देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज ऑन क्रिएटिंग प्रिंच रिच एनवायरनमेंट इन द क्लास ऑफ द फैसिलिटेट लर्निंग प्रोसेस। हिंदी में भी देखते हैं, कह रहे कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्धि परिवेश को सृजन पर बल देता है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। बताओ अब हम लोग रीज़न इसका देखते हैं। कह रहे हैं कि स्कूल क्लाइमेट डज नॉट प्ले एनी रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंटायरली डिपेंड ऑन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। कह रहे हैं कि स्कूल का जो क्लाइमेट है ना, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में, बच्चों के भाषा के उन्मूलन में, समुन्नत करने में भाषा को कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। बच्चा बिल्कुल मैच्योरेशन के साथ, यानी कि मैच्योरेशन, जब बच्चा बड़ा होगा खुद भाषा सीख जाएगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक साल के बच्चे को जंगल में छोड़ दो, 20 साल बाद लेके आओ, क्या वो भाषा बोल पाएगा? क्या वो 20 साल का बड़ा बच्चा हो गया, जवान एक हो गया तो भाषा बोल लेगा? ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो ये वाला गलत है। इसका मतलब क्या है भाई कि ए तो सही है, आर गलत है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो ये बात गलत है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये भी गलत है। कह रहे कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। दूसरा कह रहे हैं बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, तो ये वाला सही है सी, कि ए तो सही है भाई लेकिन आर गलत है, यानी कि तर्क जो है ना वो गलत है, रीज़न गलत है, असर्शन सही है, ठीक है, अभिकथन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि बॉयज़ आर वेरी पावरफुल एंड टफ एंड गर्ल्स आर सॉफ्ट एंड सेंसिटिव, सच स्टेटमेंट्स स्ट्रेंथन। यानी कह रहे हैं कि लड़के जो है ना वो बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं, और लड़कियां जो होती है ना वो बिल्कुल नर्म होती है, संवेदनशील होती है, सेंसिटिव होती है। तो इस तरह की बात को हम लोग क्या कहेंगे, जनरल इक्वलिटी कहेंगे। जनरल इक्वलिटी का मतलब समझते हो ना, कि दोनों जेंडर को हम इक्वल महत्वपूर्ण दे रहे हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, महत्वपूर्णता। दूसरा है कि जेंडर इक्विटी। इक्विटी का मतलब भी आप होपफुली समझ रहे होगे। इक्विटी का मतलब है कि कोई अगर कम है ना तो उसको ज़्यादा दे दो, ताकि वो जो लोग ज़्यादा हैं उसके बराबर हो जाए। इक्विटी मतलब बिल्कुल इंसाफ करना होता है, ठीक है। समता इसका मतलब होता है हिंदी में, और इक्वलिटी का मतलब समानता होता है। ये भी नहीं हो रहा है। जेंडर एम्पावरमेंट, क्या आप जेंडर को बढ़ावा दे रहे हो क्या इससे?
सशक्तिकरण कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। आप तो जेंडर को दबा रहे हो ना, कहीं ना कहीं कह रहे हो कि हाँ लड़के तो भाई मजबूत होते हैं और बिल्कुल कठोर होते हैं। ये भी गलत बात है, लड़के कठोर नहीं होते हैं, लड़के भी नरम दिल होते हैं। और ऐसा नहीं कि लड़के ही मजबूत होते हैं, लड़कियाँ भी मजबूत होती हैं। तो दोनों बात आपस में गलत है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग कहते हैं जेंडर स्टेरियोटाइप, ठीक है ना, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता हमने बना लिया है, ठीक है, रूढ़िवादिता यानी कि हमने खुद बना लिया कि हाँ भाई लड़कियां कमज़ोर होती है, लड़के मजबूत होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है। हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन आज करेंगे, बस 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन प्रीफर्ड लर्निंग स्टाइल ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट बी एड्रेस्ड। करें कि बच्चों की जो स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले करके इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रीफर्ड लर्निंग स्टाइल ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट बी एड्रेस्ड, यानी कि इंडिविजुअल जो बच्चों के अंदर जो डिफरेंस होता है, यानी कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, उसको किस तरह से हम लोग एड्रेस नहीं कर सकते हैं। नॉट लिखा है, नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कह रहे कि प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन टू देम इन मल्टीपल वेज, कह रहे कि बच्चों को मल्टीपल वेज में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, गलत है। बच्चा जब इंडिविजुअल डिफरेंस जब पाया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इन्फॉर्मेशन को हम लोग अलग अलग तरीके से समझाएंगे ताकि हर बच्चे को समझ आए। तो ये बिल्कुल सही है, तो सही है तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा चूंकि गलत मांगा है हमें, ठीक है, नॉट एड्रेस्ड। दूसरा है कि गिविंग देम चांसेस टू एक्ट ऑन इन्फॉर्मेशन इन मल्टीपल वेज, ये भी सही है लेकिन यह गलत वाला मांगा है। कह रहे कि उसको चांस दे करके हम कि इन्फॉर्मेशन को वो अपने तरह से उस पर रिएक्ट करे, अपने तरह से उसको देखिए, उस इन्फॉर्मेशन को उसका चांस देंगे हम, तो यहाँ पे हम लोग नहीं दे रहे चांस। तीसरा क्या प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटीज टू इंगेज द वर्क यूजिंग मल्टीपल वेज, उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि उसको हम लोग ऐसे काम में एंगेज करेंगे जहाँ पे वो एक टास्क को, एक काम को अलग अलग तरीके से कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें नेगेटिव मांगा है ना, नहीं मांगा है। लेवलिंग एंड सेग्रीगेटिंग देम इन मल्टीपल वेज, ये वाला गलत है, तो यही सही है चूंकि हम बच्चे को लेवल नहीं कर सकते। सेग्रीगेट करना मतलब अलग करना, पृथक्करण करना। लेवल लगाना मतलब ठप्पा लगा देना बच्चों में कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा परफॉर्म करता है, बुरा परफॉर्म करता है। तो ये काम आपको नहीं करना, और जो गलत है वही सही है, चूंकि यहाँ पे गलत ही मांगा है, नेगेटिव मांगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड लास्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन है फिर हम छोड़ देंगे आज। 14 क्या है कि असेसमेंट शुड बी डन मेनली। अच्छा, हम लोग को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि असेसमेंट हम क्यों करते हैं, आकलन क्यों करते हैं बच्चों का, यानी कि बच्चों का हम टेस्ट क्यों लेते हैं, बेसिकली एग्जामिनेशन क्यों लेते हैं, चाहे वो ओरल हो, रिटन हो, जैसे भी हो, बच्चों का हम आकलन क्यों करते हैं। हम इसलिए करते हैं कि ताकि उसके अंदर एग्जाम का डर बैठा दिया जाए, विद्यार्थी में परीक्षा का भय बैठा देंगे। इंड्यूस फेयर अमंग द स्टूडेंट, ऐसा करेंगे बिल्कुल नहीं, इसलिए थोड़ी लेते हैं। दूसरा क्या, आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथेस एंड चैलेंजेस टू ऑप्टिमाइज लर्निंग, यानी कि लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, उसके अंदर जो अनुकूलता है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, और फिर उसके अंदर जो चुनौतियां हैं, खूबियां हैं, खामियां, ठीक है ना, यानी कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसको देखेंगे और जो गलत चीज़ें हैं उसके अंदर जो चैलेंजेस हैं, खामियां हैं, उसको देखेंगे ताकि हम उसको उसका सुधार करने का मौका देंगे। बिल्कुल ये काम करते हैं। थर्ड देखते हैं, प्रोमोट डिटेन स्टूडेंट्स एज पर देयर परफॉर्मेंस, करें कि हम बच्चों को उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से कि भाई कितने मार्क्स आए उसके हिसाब से, जिसके ज़्यादा मार्क्स आए उसको प्रमोट कर देंगे, जिसके कम मार्क्स आए उसको डिटेन करेंगे। ये हम करते हैं लेकिन इसके लिए हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है, असेसमेंट इसके लिए नहीं लेते हैं। मकसद हमारा असेसमेंट का ये नहीं होना चाहिए। असाइन रैंक्स एंड क्लासीफाई स्टूडेंट्स इन हायरार्किकल मैनर, ये भी मैंने आपको कहा, रैंक देना, किसी को लेबल करना, किसी पे ठप्पा लगाना, किसी को अलग करना, ये हम काम नहीं करते हैं। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा कि आइडेंटिफाई करते हैं उसके स्ट्रेंथ को और उसके चैलेंजेस को, यानी अधिगम को अनुकूलता बनाने के लिए विद्यार्थी की खूबियों और चुनौतियों को, खूबियों को, खामियों को पहचानते हैं और उसको सुधारने का मौका देते हैं ताकि वो एक अच्छा इंडिविजुअल बन सके। नेक्स्ट हमारा है कि नेक्स्ट एंड ये लास्ट है हमारा, यू वांट टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग योर स्टूडेंट्स। आप अपने बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना चाह रहे हो, समालोचनात्मक बढ़ाना चाह रहे हो, समालोचनात्मक चिंतन को, तो आप उसके लिए क्या करोगे भाई। देखिए, समालोचनात्मक चिंतन जो होता है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, ये हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग से आता है बेसिकली, या फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन से। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब कहते हैं स्वयं चिंतन या आत्मचिंतन, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग तो नहीं हुआ। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि बिल्कुल कम सोच, छोटी सोच वाला, तो ऐसा नहीं करेंगे हम। यहाँ पे अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग होता तो हम लोग यस करते इस क्वेश्चन को, कन्वर्जेंट है इसलिए गलत है। सेल्फ रिफ्लेक्शन बिल्कुल, स्वचिंतन, आत्मचिंतन, अगर हम खुद का चिंतन करेंगे, हम देखो, हम अगर खुद को समझने की कोशिश करेंगे, खुद पे अगर समझने की, खुद की चीज़ों की खूबियों को, खामियों को समझने की कोशिश करेंगे, अच्छाई बुराई, तो हम उसको सुधार भी करेंगे। और हम अगर खुद को समझ पाएंगे तो हम दुनिया को भी समझ पाएंगे। हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, यानी समालोचनात्मक चिंतन आ जाएगा। रोट मेमोराइजेशन को बोलते हैं रट्टाफिकेशन, ठीक है, रट्टाफिकेशन हम नहीं करेंगे। पैसिव इमिटेशन, मैंने बताया था कि बच्चा बैठा बैठा है क्लास में, सीख रहा है, टीचर कोई पढ़ा रहा है, सीख ले, नहीं पढ़ा रहा है कोई बात नहीं, ये करके नहीं सीख रहा है, पैसिव इमिटेशन। तो इसका सबसे अच्छा आंसर हमारा होगा सेल्फ रिफ्लेक्शन। इसके जगह अगर
हमारे पास कन्वर्जन की जगह अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग होता तो हम लोग उसको भी लेते आंसर में, वही हमारा आंसर होता। डाइवर्जेंट थिंकिंग अगर नहीं है तो सबसे अच्छा आंसर हमारे पास सेल्फ रिफ्लेक्शन का है। होपफुली कि आपको सारी चीज़ें सही लगा हो, समझ में आया हो। अगर आपका स्पीड ज़्यादा हो गया तो आप बता देना, मैं कल से कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा स्पीड कम रखूँ। मैं बस इसलिए चाह रहा था कि वीडियो थोड़ा सा छोटा बने, और बस चैनल पे आप बने रहना, चीज़ों को देखना। आपको समझ आया, कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो बताना। अगर आपको ये PDF चाहिए तो उसके लिए भी मुझे बताना, मैं आपको PDF दे दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल भी एक नया बना दूँगा, वरना पुराना भी है उसे ऑलरेडी। सो दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।